स्वागत है आप लोगों का, वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो हमारा भी कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हमारा भी जो है 2 सब्जेक्ट चल रहा था। एक था हमारा हिस्ट्री और एक है हमारा साइंस। हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था मैं? मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहा था। और बायोलॉजी साइंस में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? साइंस में आप लोगों को मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था। क्या? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ा रहा था। तो चलिए हम देख लेते हैं जो बायोलॉजी में हमारा ये जो बायोलॉजी है हमारा, बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया। तो बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को सबसे पहले सेल पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? सेल यानी कि ऊतक के बारे में पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? सेल यानी कि ऊतक के बारे, सॉरी थोड़ा मेरा तबीयत खराब होने के कारण अभी सेल यानी कि कोशिका के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। और इसके बाद मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? आप लोगों को मैं टिश्यू पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में पढ़ा रहा था। किसके बारे में? ऊतक के बारे में पढ़ा रहा था। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने ऊतक के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ऊतक में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया? सबसे पहले हमारा ऊतक क्या होता है, ऊतक का विभाजन जो होता है, पादप ऊतक फिर जंतु ऊतक, इसके बारे में बता दिया। फिर मैंने आप लोगों को पादप ऊतक के बारे में जो है पूरा बता दिया। क्या? पादप ऊतक के बारे में मैंने आप लोगों को संपूर्ण जो है बता दिया था। इसके बाद हमारा क्या बच जाता है? इसके बाद हमारा बच जाता है जंतु ऊतक। क्या बच जाता है? जंतु ऊतक। तो आज हम जंतु ऊतक के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम कल जो मैंने आप लोगों को बताया वो मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया। तो कल सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया? सबसे पहले आप लोगों को बताया जो टिश्यू क्या होता है, यानी कि ऊतक क्या होता है। ऊतक बताने के बाद मैंने आप लोगों को बताया जो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं मैंने आप लोगों को बताया। जो ऊतक 2 प्रकार के होता है। एक हमारा हो गया विभज्योतकी ऊतक। क्या हो गया हमारा? विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जो अस्थायी ऊतक। क्या बताया? अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया जो विभज्योतकी ऊतक हमारा कितने प्रकार का होता है। विभज्योतकी ऊतक हमारा 3 प्रकार का होता है। सॉरी, मैंने आप लोगों को जो सबसे पहले ऊतक पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? सबसे पहले ऊतक पढ़ाया। ऊतक पढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? ऊतक पढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया जो, थोड़ा माफ़ कीजिए, ये ऊतक पढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया जो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पहला हमारा क्या था? पहला था हमारा पादप ऊतक। और दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक मैंने 2 आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जो पादप ऊतक फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया जो पादप ऊतक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पादप ऊतक? पादप ऊतक हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो गया हमारा विभज्योतकी ऊतक। क्या हो गया? विभज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसके बाद क्या बताया मैंने आप लोगों को? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अस्थायी ऊतक। क्या बताया मैंने आप लोगों को? अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। फिर मैंने आप लोगों को बताया जो विभज्योतकी ऊतक कितने प्रकार का होता है। विभज्योतकी ऊतक हमारा 3 प्रकार का होता है। और ये विभज्योतकी ऊतक क्या करता है? विभज्योतकी ऊतक जो है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है हमारा? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और विभज्योतकी ऊतक कितने प्रकार का होता है? विभज्योतकी ऊतक हमारा 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला हो गया हमारा
पहला क्या हो गया हमारा शीर्षस्थु तक, क्या हो गया शीर्षस्थु तक, शीर्षस्थु तक। उसके बाद हमारा यानी कि एपिकल टिश्यू। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हो गया हमारा पार्श्व तक, क्या हो जाएगा हमारा पार्श्व तक यानी कि लेटरल टिश्यू। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमारा हो गया अंतःपृष्ठीय तक, यानी कि क्या हो गया हमारा अंतःपृष्ठीय तक। तो ये 3 प्रकार का हमारा विभज्योत ऊतक हो गया। तो पादप ऊतक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला हमारा विभज्योत ऊतक और दूसरा हमारा अस्थायी ऊतक। फिर हमारा विभज्योत ऊतक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला हमारा शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा हमारा पार्श्व ऊतक, तीसरा हमारा अंतःपृष्ठ ऊतक। अगर बात किया जाए जो इन दोनों का कार्य क्या है, तो शीर्षस्थ ऊतक क्या करता है हमारा, शीर्षस्थ ऊतक क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है। शीर्षस्थ ऊतक क्या करता है हमारा, लंबाई बढ़ाने का काम करता है। और उसी प्रकार अगर बात किया जाए जो पार्श्व ऊतक क्या करता है, तो पार्श्व ऊतक जो है हमारा पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है हमारा पार्श्व ऊतक, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है ये हमारा, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। और उसी प्रकार हमारा अंतःपृष्ठीय ऊतक है। तो अंतःपृष्ठीय ऊतक क्या करता है हमारा, अंतःपृष्ठ जो होता है ये हमारा क्या करता है, ये जो होता है हमारा नोड यानी कि गांठ। अगर कोई भी मान लीजिए ये हमारा बम्बू है, तो बम्बू के बीच हमारा गांठ होता है, ये हमारा गांठ होता है। तो ये करता क्या करता है, ये गांठ के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है, गांठ के बीच की लंबाई को, गांठ के बीच की लंबाई बढ़ाता है, गांठ के बीच की लंबाई बढ़ाता है। तो ये हो गया हमारा विभज्योत ऊतक। फिर हमारा जो हो गया वह हो गया पादप ऊतक का दूसरा प्रकार यानी कि अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक मैंने आप लोगों को कितने प्रकार का बताया, तो अस्थायी ऊतक मैंने आप लोगों को जो है वो 2 प्रकार का बताया। पहला क्या हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा हमारा हो गया जटिल अस्थायी ऊतक। क्या हो गया हमारा, जटिल अस्थायी ऊतक। तो फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, सरल अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, सरल अस्थायी ऊतक भी हमारा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला क्या हो गया हमारा पैरेन्काइमा। क्या हो गया, पहला हमारा हो गया पैरेन्काइमा, फिर क्या हो गया कॉलरेन्काइमा। कॉलरेन्काइमा, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलरेन्काइमा और उसके बाद तीसरा हमारा क्या हो गया स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो गया स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो फिर हमारा सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा कॉलरेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा हमारा कितने प्रकार, पैरेन्काइमा का कार्य क्या है, पैरेन्काइमा का कार्य है जो, पैरेन्काइमा क्या करता है हमारा, पैरेन्काइमा क्या करता है, तो अगर कहीं भी आप लोगों को पैरेन्काइमा दिखाई दे तो क्या, वो क्या काम करेगा, मैंने आप लोगों को कल बताया जो वो भोजन संग्रहण करेगा। क्या करेगा, भोजन संग्रहण करेगा, भोजन संग्रहण करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद हमारा अगर कॉलेनकाइमा है, तो कॉलेनकाइमा का क्या काम है, कॉलेनकाइमा का कार्य है लचीलापन प्रदान करना। क्या करता है हमारा, लचीलापन प्रदान करना। क्या काम है, लचीलापन प्रदान करना। उसी के बाद हमारा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या काम है, तो स्क्लेरेन्काइमा का कार्य है कठोरता प्रदान करना। क्या करता, क्या करना, कठोरता प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का। पहला हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलरेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हो गया हमारा अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का। फिर अगर बात किया जाए जटिल ऊतक कितने प्रकार के, जटिल ऊतक कितने प्रकार के, तो जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के। एक हो गया हमारा जाइलम ऊतक, जाइलम, और दूसरा क्या हो गया फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अगर बात किया जाए जाइलम ऊतक का कार्य क्या है, तो जाइलम ऊतक यानी कि जौ से जाइलम और जौ से जल परिवहन। ये क्या, जाइलम ऊतक क्या करता है, जल परिवहन करता है। और फिर फ्लोएम ऊतक क्या करता है, फ्लोएम ऊतक भोजन जो है, भोजन परिवहन का कार्य करता है, भोजन परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन परिवहन का कार्य करता है। और जाइलम ऊतक जो, जाइलम ऊतक जो है एक दिशीय प्रवाह करता है या द्विदिशीय, यानी कि ऊपर से नीचे गति करता है या नीचे ऊपर दोनों की ओर गति करता है। तो जाइलम जो है नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। और ये जो फ्लोएम ऊतक है ये क्या करता है, ये सभी दिशा में गति करता है। क्या करता है, सभी दिशा में गति करता है।
तो ये मैंने आप लोगों को कल बताया था पादप ऊतक, जिसको मैंने आप लोगों को एक स्लाइड में बता दिया। इसको भी अगर आप याद रखते हैं तो टिश्यू से जो रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको नहीं छूटेगा। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा अभी टॉपिक क्या है आज का, आज का टॉपिक है जंतु ऊतक। तो चलिए हम जंतु ऊतक के बारे में जान लेते हैं। जो जंतु ऊतक क्या होता है, सॉरी, जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो ये है हमारा जंतु ऊतक का वर्गीकरण। क्या है, जंतु ऊतकों का वर्गीकरण। तो जंतु ऊतक हमारा कितने प्रकार का, जंतु ऊतक हमारा 4 प्रकार का। जंतु ऊतक कितने प्रकार का, जंतु ऊतक हमारा 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, 4 प्रकार का। जिसमें से पहला हमारा क्या है, पहला हमारा एपिथेलियम ऊतक। क्या है हमारा, एपिथेलियम ऊतक। दूसरा हमारा क्या है, संयोजी ऊतक। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है पेशीय ऊतक। और चौथा हमारा क्या है, चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार का, जंतु ऊतक हमारा 4 प्रकार का। जिस प्रकार हमारा पादप ऊतक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, इसी प्रकार हमारा जंतु ऊतक कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। वो पहला एपिथेलियम ऊतक, पहला हमारा क्या, पहला हमारा एपिथेलियम ऊतक। दूसरा हमारा संयोजी ऊतक। तीसरा हमारा पेशीय ऊतक। और चौथा हमारा तंत्रिका ऊतक। तो आप लोगों को जो है याद रखने के लिए आप ये याद रखिए, जो एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये माँ की तरह काम करता है। ये क्या करता है, माँ की तरह कार्य करता है। और संयोजी ऊतक आपके भाई बहन की तरह कार्य करता है। क्या करता है, भाई बहन की तरह कार्य करता है। और पेशीय ऊतक क्या करता है, पिता की तरह कार्य करता है। क्या करता है हमारा, पिता की तरह कार्य करता है। और तंत्रिका ऊतक तो आपका क्या करता है, तंत्रिका ऊतक यानी कि आपका मस्तिष्क में जो काम करता है ये है हमारा तंत्रिका ऊतक। तो माँ की तरह कार्य क्यों करता है, क्यों बोला जाता है जो एपिथेलियम ऊतक हमारा माँ की तरह कार्य करता है, इसलिए क्योंकि माँ जो है आपको सभी लोगों से क्या करती है, रक्षा करती है। आप अगर कोई बाहर से गलती करके भी आइएगा तब क्या बोलेंगे, नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है अपने बेटे को, जो है बाहरी दुनिया से क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है वो। इसी प्रकार हमारा एपिथेलियम ऊतक है। एपिथेलियम ऊतक क्या करता है, हमारा अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है, हमारा अंगों की, मानव के अंगों की रक्षा करता है। रक्षा किस प्रकार के बाद से करता है, वो अंगों से, अंग के बाहर जो क्या करता है हमारा परत बनाता है, यानी कि परत बनाना। ये क्या करता है, एपिथेलियम ऊतक परत बनाकर क्या करता है, अंगों की रक्षा करता है। उसके बाद स्राव के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अवशोषण के लिए भी ये जिम्मेदार है। इसलिए बोला जाता है मुख्यतः ये 2 प्रकार करता है। क्या करता है हमारा काम, अंगों की रक्षा करता है। और कैसे, परत बनाता है। कैसे अंग की रक्षा करता है, परत बनाकर अंगों की रक्षा करता है। तो ये हमारा हुआ ना माँ की तरह, क्योंकि माँ भी क्या करती है, माँ भी आपका जो है एक ढाल के रूप में आगे खड़ी रहती है। अगर आप पे कोई आँच आएगा तो सबसे पहले आपके आगे आपकी माँ खड़ी रहेगी। इसलिए बोला जाता है जो एपिथेलियम ऊतक माँ की तरह कार्य करता है। यानी कि ये क्या करता है, सभी अंगों की क्या करता है, मानव के अंगों की रक्षा करता है एपिथेलियम ऊतक। उसी प्रकार के हमारा संयोजी ऊतक। क्या है हमारा, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक भाई बहन की भाई बहन की तरह क्यों कार्य करता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो भाई बहन क्या करता है, भाई बहन सभी को साथ में रहने की जो है ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि आप किसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के साथ साथ में किस प्रकार रहिएगा, इसके बारे में हमारे भाई बहन से पता चलता है। तो इसी प्रकार संयोजी ऊतक क्या करता है, संयोजी ऊतक भी क्या करता है, अंगों को जोड़ता है। अंगों को क्या करता है, अंगों को जोड़ता है। और जिस प्रकार से आपके भाई बहन आपको सहारा प्रदान करती है, उसी प्रकार हमारा संयोजी ऊतक भी क्या करता है, हमारा सहारा प्रदान करता है। और भाई बहन के साथ जो है, जिस प्रकार भाई बहन आपके साथ कहीं भी जाते आते हैं, यानी कि परिवहन का जो है आपका, आप आपके भाई बहन जो आपका जैसे परिवहन में आपका साथ दे देती है, उसी प्रकार हमारा संयोजी ऊतक जो होता है वो परिवहन करता है। तो इसीलिए जो है आप इसको भाई बहन से याद रखिएगा। तो एपिथेलियम ऊतक को किससे याद रखिएगा, अपनी माँ से याद रखिएगा। एपिथेलियम ऊतक क्या करता है, अपनी अंगों की वो रक्षा करता है। और संयोजी ऊतक अपने भाई बहन की तरह याद रखिए उसको। यानी कि वो अंगों की क्या करता है, यानी कि अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, सहारा प्रदान करता है और परिवहन करता है। उसी प्रकार पेशीय ऊतक है। क्या हमारा, पेशीय ऊतक। और पेशीय ऊतक जो है हमारा क्या करता है, तो गति प्रदान करता है। तो ये पिता से हम किस प्रकार याद रखते हैं, तो जैसे आप लोग मान लीजिए कहीं जो है, कहीं पे बैठे हुए हैं और आप लोग जो है आपके पिता को आते हुए देख लिए, तो क्या करेंगे, वहाँ से एकदम गति करेंगे। यानी कि पेशीय ऊतक वहाँ से क्या करेगा, कार्य करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि आप अपने पिता को देखिए और बोलेंगे अगर मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठा तो आज तो मेरा खैर नहीं। तो वहाँ से क्या होगा, आप वहाँ से भागते हुए अपने घर आइएगा और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठेगा। तो वहाँ पे आपका कौन सा ऊतक कार्य करेगा, पेशीय ऊतक कार्य करेगा। यानी कि पेशीय ऊतक क्या करता है, हमारे
शरीर में गति लाता है और संकुचन पराशर के द्वारा ये गति आता है। तो पेशीय ऊतक का कार्य क्या है? शरीर में गति लाना। उसी प्रकार जो है हमारा क्या होता है, उसी प्रकार जो हमारा होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारा क्या करता है? मस्तिष्क को क्या करता है? मस्तिष्क में जो है तंत्रिका ऊतक कार्य करता है, यानी कि मस्तिष्क का क्या करता है? उत्तेजनाओं का ग्रहण व संचालन करता है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? तंत्रिका ऊतक आपके जो है मस्तिष्क, आपके जो शरीर पे जो कोई भी बाहरी हमला हो रहा है उसका क्या करता है? उसका जो है उत्तेजनाओं को वो ग्रहण करता है और मस्तिष्क के पास भेजता है जो हमारे शरीर पे ये बाहरी आक्रमण हुआ है। यानी कि मान लीजिए जो आपको कोई मारने के लिए आया, तो कब आप जो है किस प्रकार जो आपको पता चलता है जो हमको चोट लगा, कोई मारा तो चोट लगा। तो जब हम इस आपको कोई मारता है तो ये क्या करता है? एक प्रकार का उत्तेजना उत्पन्न होता है, और वो उत्तेजना कौन ग्रहण करता है? तंत्रिका ऊतक जो है वो उत्तेजना को ग्रहण करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? मस्तिष्क को बताता है जो आपको कोई मारा। तो मस्तिष्क आपको झट से याद दिलाता है जो आपको कोई मार रहा है और आपको दर्द का अनुभूति हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या होता है? दर्द का अनुभूति होता है, और ये इतने माइक्रो सेकेंड में होता है जो आप लोग पता नहीं कर पाते हैं। तो तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? उत्तेजनाओं का ग्रहण एवं संचालन करना। तो ये हो गया हमारा जंतु ऊतकों का वर्गीकरण। जंतु ऊतक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला हमारा एपिथीलियम ऊतक, दूसरा हमारा संयोजी ऊतक, तीसरा हमारा पेशीय ऊतक, और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार का होता है। जैसे मैंने आप लोगों को जो है पादप ऊतक में बताया था, जो विभज्योतकी ऊतक हमारा 3 प्रकार का होता है। कि कौन कौन था हमारा? शीर्षस्थ ऊतक, उसके बाद हमारा शीर्षस्थ ऊतक के बाद हमारा अंतःवृष्टि ऊतक, और हमारा क्या था एक हमारा था पार्श्व ऊतक। तो ये चलिए उसी प्रकार हम देख लेते हैं जो एपिथीलियम ऊतक का कितने प्रकार का होता है। तो एपिथीलियम ऊतक के प्रकार के बारे में बात किया जाए तो एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार का? एपिथीलियम ऊतक 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा होता है सल्की ऊतक, दूसरा हमारा घनाकार ऊतक, तीसरा हमारा स्तंभाकार ऊतक, और चौथा पक्षमाभी ऊतक। तो अगर बात किया जाए जो सल्की ऊतक हमारा पाया कहाँ जाता है, तो सल्की ऊतक जो हमारा होता है वो चपटी कोशिका यानी कि रक्त नलिका में पाया जाता है। सल्की कोशिका कहाँ पाया जाता है? सल्की कोशिका हमारा जो है रक्त नलिका में पाया जाता है। त्वचा पे जो पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है सल्की कोशिका ही पाया जाता है। और अगर बात किया जाए जो घनाकार एपिथीलियम ऊतक हमारा कहाँ पाया जाता है, तो घनाकार एपिथीलियम ऊतक जो हमारा पाया जाता है वो नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क का सबसे छोटा भाग हमारा क्या होता है? वृक्क का सबसे छोटा भाग हमारा नेफ्रॉन होता है, और उसी नेफ्रॉन में जो हमारा क्या पाया जाता है, और उसी नेफ्रॉन में हमारा एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। तो हमारा जो है घनाकार एपिथीलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क नलिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृक्क नलिका में पाया जाता है। उसी प्रकार है कि हमारा स्तंभाकार ऊतक, कौन सा ऊतक है हमारा? उसी प्रकार है हमारा स्तंभाकार ऊतक। क्या है हमारा? स्तंभाकार ऊतक। सॉरी, क्या है हमारा है स्तंभाकार ऊतक। और स्तंभाकार ऊतक पाया कहाँ जाता है? तो स्तंभाकार ऊतक जो है हमारा आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। यानी कि हमारे पेट में जो है स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारा स्तंभाकार ऊतक। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, और उसी प्रकार अवशोषण स्रावों में जो है ये पाया जाता है। और अगर बात किया जाए जो पक्षमाभी ऊतक, यानी कि पक्षमाभी ऊतक हमारा पाया कहाँ जाता है? तो पक्षमाभी ऊतक जो हमारा पाया जाता है वो श्वास नली में पाया जाता है। जहाँ से आप श्वास लेते हैं उस श्वास नली में हमारा कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो हमारा पक्षमाभी ऊतक जो है हमारा श्वास नली में पाया जाता है। और ये क्या करता है हमारा? और इसी श्वास नली से क्या होता है हमारा? सीलिया गति से पदार्थ संचलन करता है। इसी पक्षमाभी ऊतक में जो होता है सीलिया गति होता है, जिससे हमारा क्या होता है? भोजन जो है हमारे श्वास नली से, ग्रास नली से क्या होता है? अंदर की ओर जाता है। तो इसी प्रकार जो है परीक्षा में अक्सर हमारा कौन सा चीज पूछा जाता है? तो पूछा जाता है जो त्वचा ऊतक में कौन सी त्वचा किस टिश्यू से मिलकर बना है? तो बहुपरत सल्की एपिथेलियम ऊतक से बना है। और ये क्या करता है? हमारा त्वचा वो सुरक्षा करता है।
और गैस विनिमय के लिए हमारा क्या होता है, तो फेफड़ा होता है, रक्त नलिका होता है। और ये किससे बना होता है, तो सरल सल की ऊतक से बना होता है। अगर बात किया जाए आंत के बारे में, तो आंत में हमारा कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आंत में हमारा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया जो स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है, और वृक्क में घनाकार ऊतक पाया जाता है। और श्वास नली और गर्भाशय में क्या पाया जाता है, हमारा पक्ष मावी स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा एपिथीलियम ऊतक के प्रकार, यानी कि जंतु कोशिका का पहला प्रकार हमारा क्या था, एपिथीलियम ऊतक। और एपिथीलियम ऊतक के मैंने आप लोगों को कितना प्रकार बताया, एपिथेलियम ऊतक के मैंने आप लोगों को 4 प्रकार बताया। पहला हमारा क्या है, सल्की ऊतक। दूसरा हमारा हो गया घनाकार ऊतक। तीसरा हमारा हो गया स्तंभाकार ऊतक। और चौथा हमारा हो गया पक्षमाभी ऊतक। त्वचा सल्की ऊतक कहाँ पाया जाता है, त्वचा पे पाया जाता है। घनाकार ऊतक हमारा कहाँ पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। और स्तंभाकार ऊतक हमारा कहाँ पाया जाता है, तो स्तंभाकार ऊतक हमारा आंत में पाया जाता है और अमाशय में पाया जाता है। और पक्षमाभी ऊतक हमारा क्या पाया जाता है, तो पक्षमाभी ऊतक हमारा श्वास नली में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा एपिथेलियम ऊतक के बारे में। और ये सब का काम क्या है, ये सब का काम है हमारा अंगों की रक्षा करना। यानी कि एपिथेलियम ऊतक का कार्य क्या था, मुख्य कार्य क्या था, आंतों की रक्षा करना। उसी के बाद चलिए एपिथेलियम के बाद हमारा कौन सा प्रकार था, उसके बाद था हमारा संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक था हमारा, संयोजी ऊतक। तो चलिए देख लेते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। तो संयोजी ऊतक तो बहुत सारे प्रकार का होता है, तो उसमें से जो हम चलिए बहुत सारे प्रकार को बताएंगे, लेकिन ये भी बता देंगे जो एग्जाम में कौन कौन से जो है संयोजी ऊतक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है, संयोजी ऊतक का कार्य होता है जो सहारा प्रदान करना, परिवहन करवाना और क्या करना, सहारा प्रदान करना, परिवहन करना और किसी का साथ देना। क्या करना हमारा, किसी का साथ देना। जैसे देख लीजिए क्या था हमारा संयोजी ऊतक, अंगों को जोड़ना, सहारा प्रदान करना और परिवहन करना। तो ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक। अगर बात किया जाए संयोजी ऊतक के प्रकार, तो संयोजी ऊतक के तो है बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें हमारा प्रमुख क्या, उसमें हमारा है एक रक्त ऊतक। क्या है हमारा, रक्त संयोजी ऊतक। अगर बात किया जाए जो अगर आपसे पूछ ले जो रक्त हमारा कैसा ऊतक है, तो रक्त एक प्रकार का जो है संयोजी ऊतक है। क्या है हमारा, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उसी प्रकार हो गया हमारा अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक, वसामय ऊतक और एरियोलर ऊतक और कंडरा या स्नायु ऊतक। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर नहीं वगैरह होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जो रक्त कोशिका है, इसकी रक्त ऊतक हमारा क्या होता है, रक्त ऊतक की विशेषता क्या होती है, रक्त हमारा जो निकलता है वो हमारा क्या होता है, रक्त भी हमारा क्या होता है, विभिन्न सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और रक्त हमारा किस प्रकार की कोशिका होती है, तो रक्त एक प्रकार की क्या होती है, हमारी संयोजी ऊतक होती है। क्यों, क्योंकि संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, हमारा परिवहन कराना। और रक्त भी क्या करता है, रक्त भी परिवहन का कार्य कराता है। इसलिए हमारा रक्त कौन सा ऊतक हो गया, रक्त हमारा संयोजी ऊतक हो गया। और रक्त की अगर विशेषता के बारे में बात किया जाए, रक्त कैसा होता है, तो रक्त होता है तरल, यानी कि प्लाज्मा अवस्था इसमें होता है। यानी कि प्लाज्मा के कारण ये क्या होता है, हमारा तरल होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है O2 भोजन और हार्मोन का परिवहन करना। ये क्या होता है, O2 भोजन हार्मोन का परिवहन करना। उसी प्रकार होता है हमारा अस्थि ऊतक। क्या होता है हमारा, अस्थि संयोजी ऊतक। अगर बात किया जाए इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये क्या होता है, कठोर होता है। कठोर क्यों बना होता है, क्योंकि वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, जिससे क्या होता है, ये कठोर होता है। और इसका कार्य क्या होता है, यानी कि अस्थि ऊतक का कार्य क्या होता है, तो ये होता है हमारा मानव के ढांचों का निर्माण करना। अगर बात किया जाए जो मानव का हमारा जो ढांचा होगा कंकाल, वो किससे बना होता है, अस्थि से बना होता है। और अस्थि का ऊतक क्या, अस्थि ऊतक का कार्य क्या है, अस्थि ऊतक का कार्य अंगों की सुरक्षा करना। यानी कि जब तक हमारा बाहर से ढांचा नहीं होगा तब तक हमारा अंदर का अंग सुरक्षित कैसे होगा। तो इसलिए बोला जाता है जो अस्थि ऊतक का कार्य क्या होता है, हमारा ढांचा तैयार करना, उसके बाद अंगों की सुरक्षा करना। उसी के बाद हमारा उपास्थि संयोजी ऊतक। उपास्थि संयोजी ऊतक कैसा होता है, ये ठोस लचीला होता है। यानी कि ठोस तो होता है लेकिन कैसा होता है, लचीला होता है। और ये जो होता है ऐसे होता है जो ऐसा, अस्थि क्या होता है, अस्थि होता है जो मुड़ नहीं सकता, लेकिन उपास्थि क्या होता है, जो मुड़ जाता है। यानी कि ठोस होता है लेकिन लचीला होता है। जैसे हमारा कान का हड्डी देख लीजिए, आप कान पकड़िए और देखिए ये मुड़ रहा है, जी हाँ मुड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये उपास्थि होता है। कान हमारा क्या हो गया, उपास्थि हो गया। जैसे हमारा कान हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जोड़ हो गया, ये सब हमारा क्या होता है, उपास्थि ऊतक होता है। उसी के बाद हमारा स्नायु क्या होता है, हमारा स्नायु। स्नायु को इंग्लिश में क्या करते हैं, अगर आपको स्नायु नहीं मिलेगा एग्जाम में तो लिगामेंट लिख देगा। क्या लिख देगा, लिगामेंट लिख देगा।
अगर बात किया जाए लिगामेंट की विशेषता क्या होती है, लिगामेंट जो होता है हमारा ना कि स्नायु क्या होता है हमारा, रेशेदार होता है। स्नायु क्या होता है, रेशेदार होता है। और रेशेदार क्यों होता है, क्योंकि ये स्नायु यानी कि लिगामेंट जो होता है हमारे शरीर के जो अंदर होता है, हड्डी और हड्डी के बीच क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है, यानी कि हड्डी को क्या करता है, हड्डी से जोड़ता है। इसलिए क्या बोलता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक हमारा क्या होता है, तो लिगामेंट टिश्यू यानी कि स्नायु ऊतक होता है। और स्नायु ऊतक की विशेषता क्या होती है, जो वो किस प्रकार का होता है, तो स्नायु ऊतक हमारा रेशेदार प्रकार का होता है, जिससे क्या कर होता है हमारा, हड्डी से हड्डी जुड़ पाता है। उसी के बाद है हमारा स्नायु, सॉरी कंडरा। कंडरा को या तो कंडरा लिखेगा, ये क्या लिख देगा, कंडरा को लिख देगा टेंडन। क्या लिख देगा, टेंडन लिख देगा। तो अगर बात किया जाए जो हमारा कंडरा यानी कि टेंडन, किस प्रकार, टेंडन का विशेषता क्या होता है, तो टेंडन जो होता है ये मजबूत रेशा होता है। क्या होता है हमारा, मजबूत रेशा होता है। मजबूत रेशा क्यों होता है, क्योंकि इसको जो है मांसपेशियों को क्या करना पड़ता है, मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये मजबूत रेशा होता है, इसलिए अगर मांसपेशी और हड्डी के बीच अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो मांसपेशी क्या करेगा, हड्डी से, ये मांसपेशी और हड्डी के बीच ऐसा संबंध होता है जिसको आप मोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको मोड़े तो क्या हो जाएगा, आपका हड्डी टूट जाएगा। लेकिन आप हड्डी के बीच इस प्रकार जुड़ा होता है कि ये आप लोग जो है घुमा सकते हैं। जैसे आप लोग अपना कोहनी देख लीजिए, हाथ का दोनों कोहनी आप देख लीजिए, दोनों हड्डी आपके हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या आपका है, ये आपका जो है ऊपर नीचे मुड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपना जो है कंधा देख लीजिए, कंधा क्या है हमारा, हड्डी से मांसपेशी जुड़ा होता है। अगर आप कंधा को अगर बहुत से ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कंधा टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडरा ऐसा होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। और वो कैसा रेशा होता है, वो मजबूत रेशा होता है। मजबूत रेशा अगर है तो ज़्यादा उसको आप तनाव दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाता है। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए, जो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो है ये आप रक्त के बारे में याद रखिए, उसके बाद आप लोग स्नायु, कंडरा के बारे में याद रखिए, और एक अस्थि के बारे में याद रखिएगा। तो बस इतना चीज़ आप इसमें याद रखिए। वैसे याद तो आप कोशिश कीजिएगा जो सभी कर लीजिए, क्योंकि सभी जो है इक्वल इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी चारों से जो है आपको क्वेश्चन मिल जाता है, और कभी कभी बसा में से भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप लोग जो कोशिश कीजिएगा जो सभी याद रखिएगा। तो चलिए, सबसे उसके बाद हमारा कौन है, उसके बाद है हमारा एरियोलर संयोजी ऊतक। क्या है हमारा, एरियोलर संयोजी ऊतक। और अगर बात किया जाए इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता होती है जो जेली जैसा होता है। ये कैसा होता है, जेली जैसा होता है, और ये ढीला होता है। अगर एरियोलर है, अगर ये जेली जैसा है, तब ये क्या करेगा, तब ये दो हड्डियों के बीच जाके भर जाएगा, यानी कि दो हड्डियों के बीच जो है जम जाएगा। ये क्या करता है, त्वचा और मांस के बीच जो होता है जाके बैठ जाता है, और उसके बीच संबंध स्थापित करता है, यानी कि उनको जोड़ता है। त्वचा और मांस को क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। और उसी प्रकार है हमारा बसामय ऊतक। क्या है हमारा, बसामय ऊतक। इसमें जो है इसकी विशेषता क्या होती है, जो इसमें क्या पाई जाती है, बसा गोलिकाएं पाई जाती है। बसा में क्या होती है, बसा गोलिकाएं पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है, उष्मारोधक होता है। और ये ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। तो जैसे आप लोग देख लीजिए, जो किसी भी मोटे व्यक्ति को देखिएगा तो उसका जो है सबसे ज़्यादा कौन सा भाग निकला होता है, तो सबसे ज़्यादा उसका पेट निकला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बसामय ऊतक जो होता है, बसामय संयोजी ऊतक जो होता है, सबसे ज़्यादा पेट में जो ही होता है। जिस कारण से क्या होता है, अगर हम कोई भी खाना एक्स्ट्रा खाते हैं तब वो एनर्जी हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है बसामय ऊतक ही स्टोर करता है। तो स्टोर हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पेट में ही होगा। जिससे क्या होगा, हमारा पेट का जो है मांसपेशी क्या होता है, उभर जाएगा, जिससे हमारा पेट बाहर की ओर दिखने लगेगा। तो ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में जो आप तीन चीज़ याद रखिए, पहला कंडरा यानी कि टेंडन, ये क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, हमारा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और रक्त क्या होता है, एकमात्र सरल संयोजी ऊतक। तो मात्र इतना चीज़ आप याद रखिए। जो कंडरा क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो चलिए, इसके बाद हमारा संयोजी ऊतक के बाद हमारा क्या कौन सा ऊतक हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर जो है सबसे पहले ऊपर मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहले बताया मैंने आप लोगों को एपिथेलियम ऊतक। हाँ, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया संयोजी ऊतक। और उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, उसके बाद पेशीय ऊतक बताऊँगा, उसके बाद हमारा तंत्रिका ऊतक बताऊँगा, फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम
पेशीय ऊतक के बारे में, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो अगर फिर बात किया जाए जो पेशीय ऊतक कितने प्रकार का होता है, पेशीय ऊतक जो फिर हमारा होता है, पेशीय ऊतक फिर हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा रेखित पेशीय ऊतक, दूसरा हमारा चिकनी पेशीय ऊतक, चौथा हमारा हृदय पेशीय ऊतक। तो पेशीय को मैंने आप लोगों को बताया जो कितने प्रकार का होता है। पेशीय किससे आप याद रखिएगा, पेशीय आपको पिता से याद रखिएगा, पिता से याद रखिएगा। और पिता में जो होता है बहुत सारे प्रकार के पिता होते हैं। एक ऐसे प्रकार पिता होते हैं जिनको अगर कोई भी आप चीज़ कहिएगा तो वो लाके दे देंगे, यानी कि आप उनको बोलिएगा जो हमको पैसा चाहिए तो वो पैसा आपको दे देंगे। तो वो हो गए आपके रेखित पिता। वो क्या हो गए आपके रेखित पिता, यानी कि आप उसको बोलिएगा इच्छा अनुसार आपको सब चीज़ ला के दे देंगे। और एक पिता आपके ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, अगर आप उनको जो अगर बोलिएगा भी कुछ तो क्या बोलेंगे, मारेंगे कंटाप खींच के, बोलेंगे जो पढ़ाई करो पहले। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे चिकनी पेशीय होता है, यानी कि ऐसे चीज तो उन पे क्या होता है आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, आप बोलिएगा तब पर भी वो ला के नहीं देंगे। लेकिन एक प्रकार के ऐसे पिता होते हैं जिनको आपको बोलने में भी डर लगता है, यानी कि वो हृदय, यानी कि आप सोचते हैं और आपका हृदय धक धक करने लगता है। तो वही हमारा क्या है, हृदय ऊतक, यानी कि कार्डियक टिश्यू। तो ये 3 प्रकार के हमारे पिता हो गए। उसी प्रकार से हमारा हो गए 3 प्रकार के ऊतक भी होता है। पहला हमारा हो गया रेखित, दूसरा हमारा हो गया चिकनी और तीसरा हृदयक। अगर बात किया जाए तो चलिए तीनों के बारे में तुलना कर लेते हैं जो कि इनको बीच क्या होता है। तो अगर सबसे बात किया जाए जो पहले प्रकार के पिता यानी कि रेखित पेशीय ऊतक, ये इनके बीच क्या होता है, इनके बीच केंद्रक क्या होता है हमारा, केंद्रक बहुत सारा होता है। और केंद्रक हमारा क्या होता है, केंद्रक हमारा किनारे पर होता है। केंद्रक क्या होता है, किनारे पर होता है। अगर धारिया के बारे में बात किया जाए तो इसमें धारिया होता है, तो जी इनमें धारिया होता है। अगर नियंत्रण के बारे में बात किया जाए तो ये अपने मन से काम करते हैं या जब हम बोलेंगे तभी कार्य करेंगे। तो ये इच्छानुसार होता है, यानी कि ऐच्छिक होते हैं, जब आप चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है हमारा, हाथ पैर और कंकाल पेशियाँ। आप जब चाहिएगा तब हाथ को हिला सकते हैं, जब चाहिए आप रोक सकते हैं। लेकिन आप जो है आपका हाथ कभी अपने आप से काम करता है नहीं, आप जब चाहिएगा यानी कि आपकी इच्छा अनुसार ये कार्य करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रेखित ऊतक हो जाएगा, रेखित ऊतक हो जाएगा। तो रेखित ऊतक कितने जो है ये कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। उसके बाद हमारा चिकनी यानी कि अस्मूथ ऊतक। अस्मित ऊतक के बीच अगर केंद्रक के बारे में बात किया जाए तो अस्मूथ ऊतक के बीच जो होता है एक ही केंद्रक होता है। क्या कैसा कितना केंद्रक होता है, एक ही केंद्रक होता है। और केंद्रक कहाँ होता है हमारा, बीच में होता है। अगर धारिया के बारे में बात किया जाए इनमें धारिया होता है तो नहीं, इनमें धारिया नहीं होती। और अगर नियंत्रण के बारे में बात किया जाए तो इस पर जो है आपका नियंत्रण नहीं होता है, इस पर ये अनैच्छिक होता है, यानी कि आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, ये स्वचालित होता है। यानी कि अमाशय हो गए, आंत हो गए, रक्त हो गया, रक्त नालिका हो गया, इस सब के बीच ये सब पर जो आप नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये कौन सा ऊतक हो जाएगा हमारा, चिकनी ऊतक। यानी कि जिस पे आप नियंत्रण कर सकते हो वो हो गया आपके रेखित, और जिस पे नहीं कर सकते वो चिकनी। और उसके बाद हमारा एक होता है हृदयक यानी कि कार्डियक। इसके केंद्रक के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी एक ही केंद्रक होते हैं और इसमें धारियाँ भी होती है। और अगर ये जो बात किया जाए जो इस पर नियंत्रण होगा तो नहीं, आप स्वाभाविक है आपके हृदय पे जो होगा नियंत्रण नहीं होगा। क्यों, जिस दिन आपका हृदय पे नियंत्रण होगा आप पे किसी का नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि आप खुद स्वर्ग सिधार जाइएगा। क्यों सिधार जाइए, क्योंकि अगर जिस दिन आपका हृदय धड़कना जो है वो बंद हुआ, आप जो है ख़त्म हो जाइएगा, यानी कि निहुट जाइएगा। निहुट मतलब बिहार में जो है निहुट मतलब ख़त्म हो जाना होता है, तो आप जो है ख़त्म हो जाइएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, अनैच्छिक हो गया। तो इस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, ये लयबद्ध होता है। जिस दिन ये इसका लय टूटा आप टूट जाएंगे, आपका रिश्ता टूट जाएगा पृथ्वी से। और ये कहाँ पाया जाता है, केवल ये हृदय में ही पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पेशीय ऊतक के प्रकार। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले चारों ऊतक के बारे में बता दिया। पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा था एपिथेलियम ऊतक, दूसरा था संयोजी ऊतक, तीसरा हमारा पेशीय ऊतक, और चलिए हमारा चौथा यानी कि आखिरी ऊतक के बारे में जान लेते हैं। चौथा ऊतक हमारा कौन सा है, तो चौथा ऊतक है हमारा तंत्रिका ऊतक, यानी कि तंत्रिका ऊतक यानी कि न्यूरॉन। अगर बात किया जाए जो तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी संरचना क्या होती है, न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात किया जाए तो न्यूरॉन की संरचना किस प्रकार की होती है, तो देख लीजिए। सबसे पहले न्यूरॉन में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर एक जो है
धागेनुमा संरचना निकली होती है, जिसको हम डेंड्रॉइड करते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं। और इसके केंद्रक के बाहर जितना गोलाकार होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। और इसी के बाद जो है हमारा बीच बीच में जो हमारा खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और नीचे की तरफ जो है हमारा, नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ जो धागेनुमा संरचना निकली होती है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो अगर बात किया जाए जो न्यूरॉन हमारा करता क्या है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो न्यूरॉन क्या करता है हमारा, न्यूरॉन जो है संकेत को जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। किस प्रकार पहुंचाता है? जैसे मान लीजिए जो आपका कोई संकेत आया, तो संकेत सबसे पहले क्या होगा? संकेत सबसे पहले आपको डेंड्राइट क्या करेगा? उस संकेत को ग्रहण करेगा। और ग्रहण करके कहाँ भेजेगा? ग्रहण करके कोशिका काय के पास भेजेगा। क्या करेगा? कोशिका काय के बीच यानी कि केंद्रक में भेजेगा। और फिर केंद्रक से क्या होगा? केंद्रक जो हमारा वो जो आप लोगों को जो संकेत मिला था वो कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन क्या होता है हमारा? एक्सॉन होता है वो विद्युत रासायनिक संकेत का क्या करता है? ये संचालन करता है। यानी कि इससे होकर जो हमारा होगा संकेत वो सिनेप्स की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? सिनेप्स की तरफ जाएगा। और फिर सिनेप्स क्या करेगा? हमारा सिनेप्स जो होगा वो मस्तिष्क को सूचना पहुंचाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन की संरचना होती है। तो न्यूरॉन के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूरॉन में क्या होता है मुख्यतः? पहला हमारा हो गया डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड क्या करता है? उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है। फिर हमारा हो गया एक्सॉन। क्या हो गया हमारा? एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? विद्युत रासायनिक संकेत का संचालन करता है। आपको जो डेंड्रॉइड जो आपको जो है डेंड्रॉइड आपका किस प्रकार का जो है सूचना प्रदान करता है, सूचना प्राप्त करता है, तो रासायनिक संकेत का जो है सूचना प्रदान करता है। फिर हमारा केंद्रक क्या करेगा? केंद्रक उस रासायनिक सूचना को जो होगा वो एक चुंबकीय सूचना के बारे में यानी कि विद्युतीय सिग्नल के द्वारा उसमें परिवर्तित करेगा। विद्युत सिग्नल के रूप में वो परिवर्तित करेगा। फिर इसको कहाँ भेजेगा? फिर उसको एक्सॉन में भेजेगा। क्यों? क्योंकि एक्सॉन जो है विद्युत रासायनिक संकेत का संचालन करता है, न कि वो रासायनिक संयोज का। तो विद्युत रासायनिक संकेत जो होगा वो केंद्रक से होकर एक्सॉन के माध्यम से सिनेप्स की तरफ बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? सिनेप्स की तरफ बढ़ेगा। और सिनेप्स क्या करेगा? सिनेप्स फिर उसको मस्तिष्क को पहुंचा देगा। तो ये हो गया हमारा एक्सॉन के बारे में। अगर बात किया जाए जो एक न्यूरॉन जो होता है 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एक न्यूरॉन जो होगा, न्यूरॉन हमारा 1 मीटर लंबा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा चारों ऊतक के बारे में। एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक को आप माँ से याद रखिएगा। फिर हमारा हो गया संयोजी ऊतक, उसको आप भाई बहन की से याद रखिए। फिर हमारा हो गया पेशीय ऊतक, उसका आप पिता से याद रखिए। फिर हमारा क्या हो गया? न्यूरॉन ऊतक। तो ये हो गया हमारा 4 प्रकार का जंतु ऊतक। तो यहाँ जो है हमारा चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। तो ये तो मैंने आप लोगों को रेखित, चिकनी और हृदय की सब आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले चलिए एक बार देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया विभज्योत ऊतक, उसके बाद बताया पैरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर स्टोमेटा, फिर एपिथेलियम ऊतक, फिर रक्त के बारे में, अस्थि के बारे में, फिर कंडरा के बारे में, फिर लिगामेंट के बारे में, फिर रेखित पेशी के बारे में, चिकनी पेशी के बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले मैंने आप लोग विभज्योत ऊतक, तो आप लोग जो है एक बार जो पार्ट 1 मैंने आप लोगों को डाला था वो और पार्ट 2 दोनों को कंबाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को जो है ये क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।